तो मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे हिस्ट्री, इतिहास, सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान के कितने मतलब भाग पढ़ने हैं, और उसमें हम हिस्ट्री किसे कहते हैं यानी इतिहास किसे कहते हैं वो भी हम बताए थे कि इतिहास किसे कहते हैं और सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो पहले आप लोग जाकर उसको देख लीजिए, उसको हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हिस्ट्री चैप्टर 1 का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। इसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे और इसको मेन टॉपिक इसका हम नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर करिए, ठीक है, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सके, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो चलिए, पहले हम आप लोग को ये बता दें कि हिस्ट्री में चैप्टर हमारे 8 हैं, ठीक है। हिस्ट्री हमारे कितने चैप्टर हैं? देखिए बाबू, हम बुक से पढ़ा रहे हैं, कोई अलग से नहीं पढ़ा रहे, आपके बुक से ही पढ़ा रहे हैं और इसी बुक से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। और चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। और आठवां चैप्टर है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ठीक है। तो इस आठों चैप्टर को हम अलग अलग करके, यानी कि पहले हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब लाइन से ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर को एक वीडियो में नहीं पढ़ाया जा सकता, इसीलिए 3-4 करके वीडियो में पढ़ाया जाएगा पहले चैप्टर को। आप लोग इसको फॉलो करिएगा। इस चैप्टर से कम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 5 नंबर आना ही आना है, ठीक है। अगर इस 5 नंबर आएगा, उसके सिवाय आपको कंपटीशन एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी बुक से सामाजिक विज्ञान के जितने भी सारे बुक हैं उससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा इस कंपटीशन के एग्जाम में। जैसे आप स्टेट पीसीएस करते हैं, बीपीएससी यूपीएससी करते हैं, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इसीलिए ये पढ़ना ना केवल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए है, बल्कि आगे के लिए भी है। इसीलिए आप लोग इसको बढ़िया से फॉलो करिएगा और इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को हम शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। पहले तो हमारा चैनल है जिसका नाम क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। आप लोग पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन वीडियो का जल्द से जल्द मिल जाए। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10th का है और चैप्टर 1 है हमारा। चैप्टर कौन सा है, हम फिर बता रहे हैं, चैप्टर हमारा ये 1 है हिस्ट्री का और इसका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो अब देखिए, मेन मुद्दा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो चैप्टर से रिलेटेड आता है और चैप्टर के नाम से रिलेटेड आता है। यानी कि चैप्टर के नाम क्या है उसका मतलब जानना भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग होते हैं केवल चैप्टर बुक पढ़ा देंगे, 4-5-6 क्वेश्चन लिखा देंगे, उससे नहीं होता है बाबू। पहले आपको चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले तो हमारा कह रहा है यूरोप, ठीक है। यूरोप क्या है, यूरोप एक क्या है, कंटिनेंट है। कंटिनेंट का हिंदी होता है महादेश। हमारे विश्व में पूरे 7 महादेश है। कितने महादेश है, 7, जिसमें एक यूरोप भी आता है। क्या आता है, यूरोप। हम लोग कौन से महादेश में है, यानी कौन से कंटिनेंट में है, हम लोग एशिया महादेश में। कौन से महादेश में हम लोग एशिया महादेश में है। और ये यूरोप क्या है, एक एशिया के तरह ही महादेश है, ठीक है। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद क्यों क्या कहते हैं, तो देखिए, राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्यार को कहते हैं, अपने देश के प्रति आत्मसमर्पण को कहते हैं, अपने देश के प्रति लगाव को कहते हैं। जैसे कि हम अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। आप उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। यहाँ पर हम लिखे भी हैं, जब अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जब भी कभी अपने देश के प्रति प्यार उत्पन्न हो, यानी कि उससे लगाव हो, अपने देश के प्रति कुछ भी कर जाने का मन करे, तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। इसीलिए ये कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि यूरोप के लोगों को यूरोप के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेम हो गया था, या फिर आप उसको ऐसे समझिए कि उससे लगाव हो गया था कि यूरोप के लिए उस वहाँ की जनता कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूरोप में राष्ट्रवाद पड़ा। और हम लोग कौन से महादेश में रहते हैं, हम लोग एशिया महादेश, यानी कि एशिया महादेश में हम लोग रहते हैं। महादेश का इंग्लिश क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है। आप तो लोग इसको याद रखिए, महादेश। महादेश का इंग्लिश क्या होता है, कॉन्टिनेंट, CONTINENT।
कॉन्टिनेंट का हिंदी होता है महादेश, या फिर महादेश का इंग्लिश क्या होता है हमारा, कॉन्टिनेंट होता है। तो चलिए हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके, और इसको एक एक टॉपिक मेन जो टॉपिक होगा हम उसको बताएंगे या फिर लिखाएंगे, आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व का की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, ठीक है। दूसरा का उसके बाद है, यदि एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या किसी विशेष सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो भौगोलिक और संस्कृति, विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता का वाहक है, यानी कि वहाँ के लोग क्या है, एक दूसरे से एक मतलब मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। वहाँ के सांस्कृतिक बहुत अलग है, भौगोलिक सामाजिक क्या है, सब क्या है, मिलजुल के एक दूसरे से लोग रहते हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1779 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उत्पन्न रूप में प्रकट हुई, ठीक है। उसके बाद है 19वीं सदी में तो यह उत्पन्न उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई, ठीक है। आप लोग इसको रीडिंग पहले करिएगा, ठीक है। हम इसका मेन टॉपिक पढ़ा सकते हैं केवल, क्योंकि ये हमारे लग रहा है कि 18 पेज में है। ये कितने पेज में है? ये पूरा बुक हमारा चैप्टर हमारा 18 पेज में है। अगर हम एक एक वर्ड पढ़ाएं आपको तो शायद हमको लगता है कि इसमें 5 वीडियो बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसका मेन टॉपिक आपको पढ़ा दे रहे हैं अभी, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। और इसको आप लोग बुक रीडिंग कर लीजिएगा और टॉपिक पढ़िएगा तो आपका सेम टू सेम मिलेगा, हूबहू मिलेगा। और हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे और आपको जरूरी हो, लेकिन आप लोग इसको बुक को रीडिंग करिएगा। इससे फायदा ये होगा कि पहले तो आपको पढ़ने का स्पीड बढ़ेगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि आपको अगर एग्जाम की कोई तैयारी करते हैं इसमें आपको क्वेश्चन टकराएगा, लड़ेगा, ठीक है। ऐसा हम नहीं करें कि सब पढ़िए, जो टॉपिक हम बताए आप लोग उसको याद कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, वो एग्जाम के लिए है। और बुक पढ़ लीजिए इसलिए क्योंकि आगे के लिए यानी कंपटीशन की तैयारी के लिए बुक जरूरी होता है। चलिए हम मेन टॉपिक को पढ़ते हैं और एक एक करके हम समझते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना। यूरोप क्या है हमारा, बताएं पहले हम, यूरोप क्या है हमारा, महादेश है। इसकी इंग्लिश क्या होता है हमारा, कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस क्या है हमारा, फ्रांस एक देश है, ठीक है। फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन कौन थे, नेपोलियन एक कहा मतलब कि योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे। जैसे आज के टाइम में योद्धा मतलब किसको बोलते हैं, आज के टाइम में योद्धा यानी कि लड़ाई करने वाले को आर्मी बोलते हैं, ठीक है। और नेपोलियन उसके क्या थे, सरदार थे। पहले सेनापति बोला जाता था, और आज के टाइम में क्या बोला जाता है, सेनापति किसको बोला जाता है, सेना अध्यक्ष को, यानी कि जो सेना का जो नेतृत्व कर रहा होता है, यानी कि सेना के मालिक को हम क्या बोलते हैं, उस सेना के नेतृत्व करने वाले क्या बोलते हैं हम, बहुत बड़ा योद्धा, यानी कि उसको हम सेनापति बोलते हैं, ठीक है। और आज के टाइम में सेनापति किसको बोलते हैं, अभी के टाइम में आर्मी के मेजर हो गए, जनरल हो गए, सीडीएस जनरल हो गए, बहुत सारे जनरल साहब लोग हैं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, उनको हम बोलेंगे सेनापति, ठीक है। नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान किया। नेपोलियन ने आक्रमणों में क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया, किसमें, आक्रमण करने में। आक्रमण करने का मतलब क्या होता है, हमला करना, ठीक है। आक्रमण करने का मतलब होता है हमला करना, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। किनका योगदान था, तो नेपोलियन का था, ठीक है। किनका था, नेपोलियन का। फिर देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या दिया था, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे स्टेप, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कह रहा है, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली, ठीक है, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, ठीक है। वास्तविक रूपरेखा क्या किया, प्रदान किया। तो यहाँ देखिए फिर देखते हैं यहाँ पे, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली, जर्मनी क्या है हमारा देश है, और इटली क्या है हमारा, इटली और जर्मनी दोनों ही हमारे देश हैं। इटली और जर्मनी के राज्यों उसके राज्यों को, यानी कि इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, ठीक है।
यानी कि नेपोलियन जो था वो जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। ठीक है, किसने किसने किया ये सब? नेपोलियन ने किया। नेपोलियन कौन था? एक बहुत बड़ा योद्धा था। ठीक है, कौन था? योद्धा था बहुत बड़ा। हमारा तीसरा स्टेप, सॉरी चौथा स्टेप है, और नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। ठीक है, अब यहाँ देखिए मुद्दा रहा कि ऑस्ट्रिया क्या है। ऑस्ट्रिया भी एक देश है। ठीक है, जैसे हमारा भारत देश है वैसे भी ऑस्ट्रिया क्या है? एक देश है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ये आप लोग एकदम याद रखिएगा, ये कि क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रिया यानी कि ऑस्ट्रिया देश की राजधानी कहाँ है, तो हम क्या लिखेंगे? वियना करेंगे। या क्वेश्चन आ जाए कि वियना कौन से देश की राजधानी है, वियना कौन से देश की राजधानी है, तो क्या लिखेंगे हम? ऑस्ट्रिया देश की राजधानी क्या है? वियना है। और ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है और वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में क्या हुआ? एकत्र हुआ। ठीक है, बस आप लोग इसको, हम अभी 4 स्टेप पढ़ाए हैं। पहला स्टेप था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद राष्ट्रवाद क्या होता है, और ये 2 स्टेप, और पिछले वीडियो में पिछले में और स्टेप पढ़ाए हैं। आप लोग ये 4 स्टेप को याद रख लीजिए। 4 स्टेप में आपको ऑब्जेक्टिव कम से कम 1 नंबर मिलना ही मिलना है, ना मिले फिर आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा। ठीक है, और चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हम यही चैप्टर पढ़ाएंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसके हम अलग अलग करके टॉपिक, इसके बाद वाला टॉपिक यानी कि हम पढ़ाएंगे मेन मेन टॉपिक। ठीक है, और जो बताए हैं बुक रीडिंग करने का, बुक भी जरूर रीडिंग करिएगा। बुक रीडिंग करने से बहुत फायदा होता है। पहले तो आपको रीडिंग करने का आदत बन जाएगा तो आप लोग और भी कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे पेपर वगैरह, बहुत सारा चीज, और कुछ तो नॉलेज जरूर होगा। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसके सिवा अलग भी नॉलेज होगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा पार्ट 1 था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लिए बाय, टाटा, जय हिंद।